हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में ग्रुप ट्रेंड्स पे बात की थी। अब हम उसी के आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करते हैं, इट मीन्स हम किसी एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक साथ खासे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 ए और 8 ए तक के हमारे पास ग्रुप जो है वो टोटल कंसिडर किए जा रहे होते हैं। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं बात करूं, तो हमने अपने लास्ट चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था नेल्सन सेल और कास्टर केल्नर सेल। याद है? यस सर। सही है। वो नेल्सन सेल और कास्टर केल्नर सेल इस चैप्टर में दोबारा से आएंगे, क्योंकि अब वो क्लोरीन की प्रिपरेशंस के लिए आएंगे। लेकिन आप उन चैप्टर्स को दोबारा से अब कतई नहीं देखेंगे, आपको क्लोरीन की प्रिपरेशंस के हिसाब से बात करनी है। अच्छा देखो, हमें आज जिस चीज पे सबसे अहम बात करनी है, हम बात करेंगे बोरिक एसिड पे। किस पे बात करेंगे हम? बोरिक एसिड। तो जरा उसको बोरिक एसिड की हेडिंग वगैरह डाल लो अपने पास, ताकि हम बोरिक एसिड पे बात शुरू करें। बोरिक एसिड रिलेटेड कोई कंपाउंड? देखो, हम बेसिकली बात स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 3A से। जो सबसे पहला एलिमेंट है यानी कि बोरॉन, हम बोरॉन से बात स्टार्ट कर रहे हैं। बनने वाला है कंपाउंड एसिड, हम उस पर बात करेंगे। और एक और कंपाउंड होता है इसे हम बोरैक्स कहते हैं, सही, उस पर भी बात करेंगे। अब बोरिक एसिड की जब हम बात करने जा रहे हैं, तो बोरिक एसिड बेसिकली एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का, एक सिल्की बहुत सॉफ्ट सा एक सब्सटेंस हमारे पास पाया जाता है। इसके बारे में कहते हैं दैट इट्स अ सॉफ्ट सिल्की व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। छोटे छोटे से नमक होता है, नमक, नमक देखा आपने? सबने नमक देखा होगा। यस सर। तो वो नमक की तरह ही इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो आपके पास पाए जा रहे होते हैं। ये बोरिक एसिड का नाम कहीं सुना है? किसी ने सुना है बोरिक एसिड का नाम? यस सर, वो कैरम खेलते कैर वक्त आता है कैरम बोरिक एसिड का नाम। दैट्स द थिंग। कैरम बोर्ड के ऊपर हम एक एसिड डालते हैं, बेसिकली वो एसिड क्या, वो उसका नाम एसिड जो है वो उसकी रिएक्टिविटी की वजह से है, लेकिन वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो हम उसे कह रहे होते हैं बोरिक एसिड। क्या कह रहे होते हैं हम उसे? बोरिक एसिड। ये बेसिकली एक मोनो बेसिक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है ये? एक मोनो बेसिक एसिड होता है आपके पास ये बोरिक एसिड। तीन तरह की फॉर्म्स में पाया जाएगा। एक फॉर्म आपके पास होगी ऑर्थोरोम्बिक बोरिक एसिड, दूसरी फॉर्म आपके पास होगी मैटा सॉरी ऑर्थो बोरिक एसिड। ऑर्थोरोम्बिक लिख दिया, मैटाबोरिक एसिड। ये दो सबसे ज्यादा हमारे पास इस्तेमाल होने वाली फॉर्म्स के अंदर से एक फॉर्म है, यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड, और एक हमारे पास होता है मैटाबोरिक एसिड। और हमारे पास एक तीसरी फॉर्म भी होती है, तीसरी फॉर्म होती है टेट्रा, जिसे हम नॉर्मली पायरो कह रहे होते हैं। टेट्रा और पायरो बोरिक एसिड, ये तीन फॉर्म्स हमारे पास पाई जाती हैं। ये तीनों फॉर्म्स के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली ये तीनों फॉर्म्स बोरिक एसिड की ही फॉर्म्स हैं, और इन तीनों फॉर्म्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत अलग अलग से हैं, केमिकल फॉर्मूलाज में डिफरेंसेस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक बोरिक एसिड है H3BO4, दूसरा बोरिक एसिड आपके पास है HbO2 और H2B4O7। ये तीन बोरिक एसिड्स की आपके पास फॉर्म्स हैं, सही है, काइंड्स हैं। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक ऑर्थोबोरिक एसिड है, एक आपके पास जो है वो मैटाबोरिक है, और एक आपके पास जो है वो पायरो। पायरो से मुराद क्या होता है? पायरो का लफ्ज कहीं पढ़ा है आपने कभी इससे पहले?
पायरो का लफ्ज पढ़ा है भाई किसी ने? नहीं पढ़ा? सर जी सर, कहाँ पढ़ा है? फायरो मीन्स फायर पायरो मीन्स सर, फायर। नहीं, पायरो का लफ्ज आपने पढ़ा होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पढ़ा होता है। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO7, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कराने पे वो चीज़ बदल जाती है। बेसिकली उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की एडिशन की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो हमारे पास ये बोरिक एसिड पे बात करेंगे हम सबसे पहले आज। अब बोरिक एसिड के अंदर हमारे पास 3 बोरिक एसिड हैं। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो कॉमन और सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर कभी भी आपसे कोई बोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछे तो आप उसको यही बताएंगे H3BO4। बात समझ में आ रही है? H3BO क्या लिखा हमने? 4। H3BO3 है ये यार, आज हमारी H3BO3। बात समझ रहे हैं आप? ये तो ये बोरिक एसिड है जो हमें प्रिपेयर करना है। अब प्रिपरेशंस में क्या होता है, देखो देखो हमने अपने पास लास्ट चैप्टर जो पढ़ा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसमें हमने बहुत सारी प्रिपरेशंस देखी, चीज़ों को बनाने के तरीके देखे, उनको हमने देखा कि किस अंदाज से हम उन चीज़ों को बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको बनाया जाता है, इसकी बड़ी अहमियत है। सही है। तो प्रिपरेशन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये बोरॉन का कंपाउंड है। इसमें आप देख रहे हैं सेंटर में बी डाला हुआ है। सेंट्रल एटम किसका है इसमें? बोरॉन का है। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? जी सर। सेंटर में बोरॉन है। तो ये बेसिकली बोरॉन के कंपाउंड से हम प्रिपेयर करेंगे अपने पास। आओ देख लेते हैं कैसे। और हम प्रिपेयर जो करेंगे वो ऑर्थोबोरिक को ही करेंगे। फ्रॉम बोरॉन नाइट्राइड। BN। BN मतलब क्या है आपका? बोरॉन नाइट्राइड है आपके पास, ये BN। बात समझ रहे हैं आप मेरी? इसके साथ साथ हम किसको इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ साथ वाटर को। और पानी के रिएक्शन में जब हम बोरॉन नाइट्राइड को मिलाते हैं तो हमारे पास एक चीज़ तैयार होती है H3BO3 एंड वील गेट द NH3। बात समझ रहे हैं? इस प्रिपरेशन को लिख लो। इस प्रिपरेशन के साथ आपने एक जुमला लिख लेना है, व्हेन बोरॉन नाइट्राइड इज रिएक्टेड विद वाटर इट विल जनरेट द बोरिक एसिड। ब्रैकेट में आप बताएंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड है ये। और साथ साथ हमारे पास एक बड़ा अहम सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है अमोनिया। जिसका नाम क्या है भाई? अमोनिया। कॉपी कर लिया सबने? यस सर। सही है। जमीरा तुम एक काम करो, मैसेज कर दो बेटा, आवाज बहुत कट रही है, सारे सितार बज रहे हैं। माशाल्लाह। हो गया था। जमीरा मैसेज कर दो। सबने सितार ही सुने हैं बेटा, कोई आवाज नहीं आ सकी। मसला ये हुआ इंटरनेट की वजह से शायद, कि आवाज कोई भी नहीं आ सकी। अच्छा, एक ये प्रोसेस है हमारे पास। एक और प्रोसेस होता है, वो होता है बोरेक्स का। किसका प्रोसेस होता है वो? बोरेक्स का प्रोसेस होता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स बोरॉन से या बोरिक एसिड से बनने वाला ये कंपाउंड होता है। सर जी बेटा। समीरा ने मैसेज किया है। एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं दोबारा से 1 मिनट बता देता हूँ। मैं बस एक लम्हा दो, मुझे इक्वेशन लिखने दो। ये
सही है भाई। ये आपने क्या लिया, बोरैक्स लिया, ये है आपके पास बोरैक्स। इस बोरैक्स को आपने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, आपने रिएक्ट कराया, आपके पास बना ये बोरिक एसिड। और साथ साथ आपके पास बन गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। हम बात कर रहे थे जमीरा बोरिक एसिड के ऊपर। बोरिक एसिड क्या होता है, बोरॉन का एक कंपाउंड होता है जिसमें से कॉमनेस्ट ऑफ ऑल 3 तरह की टाइप्स में पाया जाता है बोरिक एसिड। एक ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, एक मेटाबोरिक एसिड होता है और एक टेट्रा यानी कि पायरोबोरिक एसिड होता है। इन तीनों बोरिक एसिड्स की फॉर्म में से सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट जो है, वो कॉमनेस्ट फॉर्म जो है वो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड है, यानी कि H3BO3 है आपके पास। ये H3BO3 जो है वो बोरिक एसिड की फॉर्म है। बनाया जाता है 2 अलग अलग तरीकों से। एक आपका होता है बोरॉन नाइट्राइड का तरीका, जिसमें आप Bn यानी कि बोरॉन नाइट्रोजन दोनों को मिला के कंपाउंड बना बोरॉन नाइट्राइड का। बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, नाइट्रोजन ने 3 गेन किए। बेसिकली बोरॉन नाइट्राइड के कंपाउंड को आप रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो फिर ये कंपाउंड बन जाता है H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड, और साथ साथ अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। एक तरीका और है, वो क्या है, फ्रॉम बोरैक्स। बोरैक्स बनता ही बोरॉन से ही है, यानी कि Na2B4O7 कंपाउंड है। आपने इसे रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फिर आपने इसे मिला दिया पानी के साथ, एंड यू विल गेट द बोरिक एसिड। और साथ साथ सोडियम सल्फेट आपके पास बनकर तैयार हो जाता है। यहां तक बात सबको समझ में आती है? यहां तक बात सबको समझ में आती है भाई? जी सर। सही है। अब जरा एक छोटी सी बात लिखवा रहा हूँ, जरा उसे लिख लीजिए। एक छोटी सी बात मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, उसे लिख लीजिए जरा। रिएक्शंस तक कॉपी कीजिए, उसके बाद मुझे बता दीजिए कि सर कॉपी हो गया। फिर मैं एक छोटी सी बात लिखवाऊंगा, उस बात को लिख लीजिएगा जरा। स्टार्ट सर करूं? कर लिया कॉपी। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखिए बोरिक एसिड, बोरिक एसिड exist in the boric acid exist in the white needle like crystals. Boric acid exists in the white needle like crystals in which BOH3, in which BOH3, BOH bracket out 3 है, in which BOH3 units are linked together, in which BOH3 units are linked together by hydrogen bonding, by hydrogen bonding. To form the infinite layers. To form the infinite layers. फुल स्टॉप लगा दीजिए। एक बड़ी अहम बात लिखिए, दीज लेयर्स। अब ये जो जुमला है ये बड़ा खासा अहम है। दीज लेयर्स आर 3.18, these layers are 3.18 degree Armstrong, वैल्यू को मैं लिख दूं 3.18 डिग्री
Armstrong apart from each other. Apart from each other. लिख लिया यहां तक? जी सर। सही है। देखो अब इसमें बात क्या है, इसमें ये बताया गया कि भाई ये जो बोरिक एसिड है, इस बोरिक एसिड के अंदर जो पूरा एक क्रिस्टल होता है वो बेसिकली निडल लाइक होता है। निडल किसे कहते हैं? सुई को। सुई की तरह बारीक बारीक से क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, और ये बारीक बारीक से क्रिस्टल्स के अंदर BOH3 अब जरा इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हैं। बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कोई बताएगा मुझे? 3A। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स करते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं? लूज। तो ये मैंने कहा था सेंट्रल एटम बोरॉन है। ये मैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए नहीं बना रहा हूँ। चलो मैं इसको उड़ा ही देता हूँ। ये भी बॉन्डिंग की फॉर्म है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ लिंकेज किस तरह है। चलो मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। अब ये तीनों साइड पे OH जुड़े हुए हैं। कितने OH हैं? 3। कितने OH है मेरा बेटा? H3BO3। तीनों नेगेटिव OH है। OH हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है, तो लाजिम बात है जो B है इसके ऊपर आपके पास कैसा बॉन्ड आ जाएगा? इसके ऊपर आपके पास कैसा बॉन्ड आ जाएगा भाई, बताइए? B के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। +3 का चार्ज आएगा। +3 का चार्ज आएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? हमने बता दिया कि सेंटर में बोरॉन है। OH3 जो है वो एक बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोक्साइड जुड़े हुए हैं, और ये तीनों हाइड्रोक्साइड एक ही बोरॉन के साथ जुड़कर उस बोरॉन के ऊपर चार्ज लगवा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का 3। और हर OH के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव का, सॉरी नेगेटिव का 1। बात सही है? कहा जा रहा है कि बोरिक एसिड एक निडल लाइक क्रिस्टल होता है भाई। सही है? बोरिक एसिड जो है वो बेस कर रहा होता है बेसिकली निडल लाइक क्रिस्टल्स के ऊपर, और ये निडल लाइक क्रिस्टल्स जो होते हैं इनके अंदर BOH(3) के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यही मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, एक चेन बन रही होती है, एक पूरी लेयर बन रही होती है, और ये मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इनके दरमियान बॉन्डिंग कौन सी होती है? कौन सी बॉन्डिंग होती है इनके दरमियान? आयनिक। मेरे बेटे BOH3 के दरमियान नहीं। एक BOH3 का मॉलिक्यूल, BOH(3) का मॉलिक्यूल दूसरे BOH(3) का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके दरमियान में। इसी तरह से एक डिफरेंट लेयर्स चलती जा रही होती हैं, इनमें लेयर्स बनी हुई होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये लेयर्स एक दूसरे से दूर कितना होती हैं? 3.18 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस होता है इनके दरमियान में। जब हम एटॉमिक लेवल के ऊपर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इनके दरमियान इतना डिस्टेंस होता है जिसके बाद दूसरी लेयर आ जाती है। बात यहाँ तक सब समझ में आती है? यस अगले पॉइंट की बात पे चलते हैं। सर। एक बोलो मिनट, बेटा। ये जो डिस्टेंस है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब वो जो बॉन्ड के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा एक लेयर्स OH के का लेयर्स के दूसरे ना 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 का। ना लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस। लेयर्स, एक पूरी लेयर स्ट्रेट चल रही है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं ना, मैं इसमें इसे बना के दिखाऊं। देखो, ये एक ये मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ नहीं है। एक मिनट, मुझे आवाज सही नहीं आई बिल्कुल। मैंने कहा कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बॉन्डिंग कौन सी है? कौन सी बॉन्डिंग है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है।
इस तरह से यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, यहाँ ये एंड सो ऑन आगे चल रही है लेयर। ये एक लेयर है, इसी के जैसी एग्जैक्टली एक और लेयर होगी। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है आपका 3.18 डिग्री आर्मस्ट्रांग का। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आया ये 3.18 डिग्री किस चीज का डिस्टेंस है? यस सर। हाँ, लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस है 3.18 डिग्री। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कह रहे हैं, फुल स्टॉप आपने लगा दिया, तो एक बात और लिख लीजिए आगे, एक बात और लिख लेते हैं। कहते हैं भाई कि these layers are held together, these layers are held together by weak van der Waals forces, वेंडर वी वाला है ये, VANDER, वेंडर WAAL अपोस्ट्रोफी S आ जाएगा, वेंडर वॉल्स फोर्सेस। These layers are held together by the weak van der Waals forces, comma, due to this reason, the layers can glide, GLIDE, glide. The layers can glide over one another easily, hence the boric acid is soft. लिख लिया है सबने? जी सर। चलो आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि भैया ये लेयर्स बनी हुई हैं और ये लेयर्स एक दूसरे से दूर हैं 3.18 डिग्री आर्मस्ट्रांग के डिस्टेंस पर, और फिर बताया जा रहा है कि ये लेयर्स, अभी फिर मैं बात क्लियर कर दूं, मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स जो BOH ब्रैकेट आउट 3 का मॉलिक्यूल है वो दूसरे BOH ब्रैकेट आउट 3 के मॉलिक्यूल के साथ कौन सी फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है बेटा? मॉलिक्यूल्स आपस में कौन सी फोर्स से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। van der Waals forces. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, बेसिकली वैन डर वाल कह सकते हैं, लेकिन हमने नाम मेंशन किया प्रॉपर्ली। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये एक दूसरे के साथ आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। उसके बाद बन जाती हैं लेयर्स। मॉलिक्यूल सीक्वेंस में लाइन में पढ़ा है, बोर्ड पे देख रहे हैं अपने पास, मैंने आपको बना के दिखाया कि ये बन जाती हैं लेयर्स। इन लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस हमने पढ़ लिया। ये लेयर्स की आपस में भी कोई अट्रैक्शन होगी। इन लेयर्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन सी है? वो है बहुत वीक, इंतहाई दर्जे पर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस तो है इनके दरमियान, लेकिन वो बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। बहुत कैसी फोर्सेस हैं बेटा? वीक वैन डर वाल फोर्स। बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो लेयर्स के दरमियान में है। अब चूंकि वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो एक दूसरे को अपने साथ स्टक करके नहीं रख सकती, रोक नहीं पा रही। इसी की वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ग्लाइड कर जाती है, यानी कि रिवॉल्व करके आगे बढ़ जाती है, यानी कि ऊपर से आप गुजर जाती है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो बात समझ में आती है? बात समझ में आ गई? मतलब सर हम उस लेयर को इजीली रिमूव करा सकते हैं ना, वो नहीं, स्लाइड कर जाएगी उसके ऊपर से। लेयर इजीली रिमूव नहीं हो सकती। लेयर बेसिकली समझ लो कि मैं ऐसे समझाऊं
प्याज है, प्याज, प्याज देखिए सबने, प्याज देखिए ना भाई जी सब। सर। जी सर। अनियन, आप प्याज के छिलके को उतारते हैं पहली लेयर, उसके बाद एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और, एक और, एक और, एक और ये लगातार चलती जाती है लेयर्स, ऐसी है। तो इसी तरह से ये लेयर्स हैं, ये क्या है बेसिकली, ये भी लेयर्स हैं। आप लेयर्स को रिमूव तो करा ही नहीं सकते, लेयर रिमूव कराएंगे यानी कि बोरिक एसिड को आपने रिमूव करा दिया, तो लेयर रिमूव कराने वाली बात तो है नहीं इसमें। ये प्रॉपरली बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं, जो पूरी पूरी लाइंस बनी हुई हैं। ये लाइंस आपस में, मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। लेयर्स की आपस में जो अट्रैक्शन है, वो लेयर्स की अट्रैक्शन है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की। ये एक दूसरे के ऊपर से ग्लाइड कर जाती हैं, स्लाइड कर जाती हैं, ऊपर से मूव कर जाती हैं। इसके वजह से ही जो आपके बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो कैसा है, सॉफ्ट है। कैसा मॉलिक्यूल है भाई वो? सॉफ्ट। दैट्स गुड। यहां तक बात सबको क्लियर होती है? आगे चलूं? यस सर। जी सर। चलो आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में जरा मैं आपको बताता हूँ। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरिक एसिड। उन प्रॉपर्टीज में कहा जाता है भाई कि ये जो हमने अभी बताया था ना कि व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, व्हाइट बेसिकली क्या सफेद कोई रंग होता है या नहीं होता? व्हाट डू यू थिंक? इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या हम व्हाइट को कलर कंसिडर करते हैं? नहीं सर, कलरलेस सपोज। कलरलेस कंसिडर करते हैं ना, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो बोरिक एसिड है ये भी एक कलरलेस सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? ये भी एक कलरलेस सब्सटेंस है। अब ये कलरलेस सब्सटेंस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत स्लाइटली है, यानी कि ये बोरिक एसिड पानी में डिसॉल्व नहीं होता फौरन। जैसे नमक और चीनी है, ये भी क्रिस्टल्स हैं, कलरलेस क्रिस्टल्स हैं, ये फौरन से पानी में डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बोरिक एसिड पानी में बहुत थोड़े से अमाउंट में, बहुत सारे पानी में बहुत थोड़े से अमाउंट में बोरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी होती है। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? जी सर। जी आओ जरा, सर। आओ जरा कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या है? यूजेस में ये कहते हैं कि भाई इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है बोरिक एसिड से, जो एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, स्लाइटली सॉल्युबिलिटी है इसकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉल्युबल करते करते जो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, उस एक्वस सॉल्यूशन को, उस एक्वस सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, एज एन एंटी सेप्टिक हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बात मेरी आप समझ रहे हैं? फिर कहा जा रहा है कि आंखों में अक्सर हम देखते हैं ना, आई ड्रॉप्स होते हैं, डॉक्टर्स हमें आई ड्रॉप्स देते हैं कि आप आंखों को इससे धोएं, आंखों को इससे साफ करें। वो आई ड्रॉप्स के जो लोशन होते हैं, यानी कि आई वॉशिंग लोशन जो होते हैं, उनको बनाने के लिए भी इस बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? फिर इसके बारे में कहा जाता है कि जो कांच होता है, बेसिकली कांच को बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक एसिड को मिट्टी के साथ मिलाकर कांच में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। एक बड़ी अहम बात मेरे जहन में आ रही है, मैं वो बिल्कुल आपको आपसे शेयर कर लूं ताकि आपको जो है वो उस चीज़ का अंदाज़ा रहे। ये जो तीन स्टेट्स है ना आपस में, ये तीन स्टेट्स एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। ये तीन स्टेट्स एक दूसरे में कैसी हैं? कन्वर्टेबल हैं। मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट किया, क्या किया मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड को मेरा बेटा? हीट किया। और वो जो मैं इसे हीट कर रहा हूँ, वो हीट करता हूँ मैं इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहाँ हीट करता हूँ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये बन जाएगा HBO2। और कैसे बनेगा? मैं एक रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ आपको, आप रिएक्शन से समझिएगा। में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दैट्स द थिंग व्हिच आई वांट टू से। आपने इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास क्या? HBO2। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये HBO2 बन जाएगा। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं?
आप चाहें तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे वाटर मॉलिक्यूल को लिख के दिखा भी सकते हैं, और चाहें तो आप ना लिख के दिखाएं, कोई इसमें इशू वाली बात ऐसी नहीं रहती। बात मेरी आप समझ रहे हैं? जी सर। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर हम मिसाल के तौर पर इस मेटाबोरिक एसिड को हम ले जाते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कहाँ ले जाते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसे लेके जाते हैं, तो हमारे पास जनरेट होगी एक चीज जो कहलाएगा पायरोबोरिक एसिड। क्या कहलाएगा? पायरोबोरिक एसिड। यहां पे क्या हो रहा है, कोई बताएगा? एडिशन नहीं कराना है। अगर कोई सोच रहा है कि सर ये तो H1 है, ये 2 होना है, तो एडिशन नहीं, एडिशन नहीं कराना है आपको, एडिशन कतन नहीं कराना है। आपने लिए HbO2, 4 HbO2, कितने लिए आपने? 4 ले लिए HbO2, और इसे आपने 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए। कंपाउंड बनेगा H2B4O7, H2B4O7 आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। तो आपने रिलीज क्या किया? आपने रिलीज किया है H2O का एक मॉलिक्यूल। क्या रिलीज किया आपने? H2O का एक मॉलिक्यूल रिलीज किया। मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी है, 4 HbO2। पहले हमारे पास क्या था? मेटाबोरिक एसिड, और अभी क्या बन गया? पायरोबोरिक। क्या बन गया? पायरोबोरिक बन गया है। यहां पे पहले मेरे पास क्या था? मेरे पास था ऑर्थोबोरिक, और मेरे पास क्या बन गया था फिर? मेटाबोरिक। बात समझ में? बस ये कन्वर्जन को जरा अच्छे से जहन में रखिएगा कि अगर आप मिसाल के तौर पर ऑर्थोबोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और वाटर को इसमें से रिलीज कराते हैं, तो आपके पास एक सब्सटेंस बन जाएगा। वो कौन सा होगा? मेटाबोरिक एसिड। और अगर आप मेटाबोरिक एसिड को लेते हैं और आप उसे हीट कराते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाके, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भाई? पायरोबोरिक एसिड में। बात यहां तक समझ में आती है? जी सर। इस कन्वर्जन को जरा जहन में रखिएगा। वजह यह है कि अक्सर बेशतर ये बात एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है कि अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करें तो क्या होगा, वरना रिएक्शंस की सूरत में ये बात पूछ ली जाती है आपसे कभी कभार, या प्रिपरेशन के कह के पूछ लिया जाता है कि भाई ये चीज़ बनानी है, बताओ कैसे बनेगी, इसकी प्रिपरेशन क्या होगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? एक सवाल है, हमने ऑर्थोबोरिक से शुरू करा, हीट करी, आगे बढ़ गए, फिर हमने जो है वो मेटाबोरिक पे आए, हमने हीट करी, फिर आगे बढ़ गए, फिर पायरोबोरिक आ गया हमारे पास। अब अगर मैं पायरोबोरिक को हीट करूंगा, क्या बनेगा मेरे पास? कोई बता सकता है? हम हर मॉलिक्यूल को जब हीट कर रहे हैं तो उसमें से क्या निकल रहा है? एक वाटर। मजीद हाइड्रोजन वाटर निकल जाएगा। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। ये बोरिक एसिड का जो पूरा एक्चुअल मॉलिक्यूल है, मैं इक्वेशन को इस अंदाज में यहाँ लिख दूँ। ये जो आपका H2B4O7 है, मैं इसी से रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने इसे हीट करा 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाके, फर्दर आपने हीटिंग करी, आपके पास से फिर H2O निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा B2O3। B2O3। बात समझ में? बोरॉन ऑक्साइड बन गई। क्या बन गई? ये बोरॉन ऑक्साइड। क्या बन गए बेटा? बोरॉन ऑक्साइड अब आपके पास बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? सर अब इसको फर्दर हीट नहीं करेंगे और कहाँ से? बोरॉन ऑक्साइड को? और क्यों करोगे, मतलब यही करते रहेंगे पूरा दिन क्या बैठ के? बोरॉन ऑक्साइड को फर्दर हीट नहीं करेंगे हम। फर्दर हीटिंग से आपके पास कुछ होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली हमने अभी तक जितने भी टेम्परेचर्स अटेन करे वो सब नॉर्मल थे। 100, 140, 250 नॉर्मल टेम्परेचर थे, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टफनेस नहीं थी। बोरॉन ऑक्साइड को तोड़ने के लिए हमें बहुत हीट दरकार होगी। बात समझ रहे हैं?
कि बोरॉन अलग निकल जाए और जी ऑक्सीजन सर। गैस अलग सेपरेट हो जाए, वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो, उसमें हम बात नहीं करते। बात यहाँ तक आप मेरी समझ गए? अच्छा, एक छोटा सा सवाल मुझे करना था, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ज़रा कम रखा था मैंने आज के लिए। एक बात मुझे करनी थी, ज़रा मैं नामे नाम ये चीज़ पूछ लूँ, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं हुआ है अभी। हाँ भाई, ज़मीरा तुमने इंग्लिश की क्लास ली थी? नो सर। क्यों नहीं ली थी? मेरे ख्याल सर में। मैं कॉलेज में ले रही हूँ। अच्छा, सही है। शाफैन तुमने ली थी इंग्लिश की क्लास? जी सर ली थी, अच्छी कैसी है, थी? अच्छी है इंग्लिश? सब इंग्लिश समझ में आ रहा है। इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है यार, वैसे हम गरीबों को जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत अच्छी है। चलो अच्छी बात। मारूख तुमने ली थी बेटा क्लास? नहीं सर, क्यों बेटा, आप क्या कर रहे थे? ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? नहीं पढ़ती हूँ। अच्छा, पढ़ते। सही है। नूरुस सबा, नूर। अच्छा, ये कह रही हैं एक ली थी, अच्छी थी। अच्छी तो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, खाने की चीज थी जैसे कोई। आगे चलते हैं। आयशा, आयशा जल्दी बता दो भाई, वक्त इख्तिताम पर है। आयशा मुझे लग रहा है। अनुषा तुम बताओ जल्दी से, तुमने ली थी जी क्लास? सर, दोनों ली थी। क्या सूरत हाल है? सर मुझे तो